योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग सनकी सुल्तान किस नाम से जानते हैं? सनकी सुल्तान। पागल बादशाह, पागल बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, और हाँ, विद्वान मूर्ख, विद्वान मूर्ख। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इन्होंने इसका नसीब ही ख़राब था। इन्होंने जो भी काम किया आज तक कभी सफल नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या-क्या सब काम किया था, तो एक लाइन से आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था, इन्होंने दोआब कर में क्या कर दिया था? वृद्धि कर दिया था। तो सबसे पहले दोआब कर में, इन तीनों में सबसे पहले कौन? दोआब कर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। आपको पता है इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था, आपको पता है। तो 1-3 क्या हो जाएगा? 1-3। फिर उसके बाद में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, संकेत के रूप में मुद्रा को दिखाया। सांकेतिक तो समझ ही रहे हैं। फिर खुरासान अभियान, तो यानी 1-3-2-4, 1-3-2 हाँ 1-3-2-4। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 1-3-2-4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इनका कुछ डेट यहाँ देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। दोआब कर में इन्होंने वृद्धि कब किया था? 1325 ईस्वी में। कब किया था? 1325 ईस्वी में। अच्छा, दोआब क्या होता है? दोआब हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि ये कोई नदी हुआ, क्या हुआ? ये नदी है, ये मान लेते हैं नदी है, ठीक है। तो नदियों के बीच की भूमि, नदी यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ये बीच वाला जो जगह, यहाँ पर नदी के इधर ये नदी था, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो ये बीच में जो जगह होगा, तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी जो होगा, तो यही जगह क्या कहेगा? दोआब कहलाएगा। यानी नदियों के बीच के भूमि को, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो दोआब आप समझ गए हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर में वृद्धि, ये किसकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसका नकल किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी को देखकर किया था, कि अलाउद्दीन खिलजी भी पहले दोआब कर में वृद्धि कर चुका था। आपको ये बात याद रखना है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का नकल किया, लेकिन देखिए इसका किस्मत, कहा जाता है कि जब इन्होंने दोआब कर में वृद्धि किया तो गंगा यमुना नदी ही सूख गई। इसलिए इसको कहा जाता है असफलताओं का बादशाह। क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह, विद्वान मूर्ख, स्वप्नशील बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान। ये सब नाम किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। चलिए, यहाँ राजधानी परिवर्तन पूछेगा, इन्होंने कब किया था? 1326 ईस्वी में। कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया? 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान 1330 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनाया था? अच्छा, खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल, हाँ सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार, ये कौन बनाया था? ये बनाया था, कौन बनाया था? अलाउद्दीन, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरा सल्तनत युग का अकबर। क्या कहते हैं? सल्तनत युग का अकबर। सल्तनत युग का अकबर पूछेगा, किसको कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को हम लोग कहते हैं। तो फिरोज शाह के तुगलक के बारे में अगर हम जाने, तो फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दीवान ए खैरात पूछेगा क्या था? तो यह दीवान ए खैरात जो था, असहाय गरीब को दान करने के वाला भूमि था। तो आपको याद रखना है। और चलिए यहाँ हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों का ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवान ए खैरात, जो असहाय व गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद में दीवान ए बंदगान, यह दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। फिर दारुल सफ़ा, यह सरकारी अस्पताल था।
इसके काल में दफ्तर ए रोजगार की इन्होंने स्थापना किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यानी FST के दरबार में 1,80,000 कितना 1,80,000 दास था। कितना था? और 1,80,000 इनका हाथ पैर दबाने वाला दास था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अब सोचिए क्या होता जब ये लोग 1,80,000 लोग हाथ दबाता, पैर दबाता, मौका मिलते गला दबा देता तो कैसा होता मंजर? आज ये वंश हमको नहीं पढ़ना होता। चलिए फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, मैं जजिया का मैं आपको परिचय देता हूँ। भारत पर पहला जो है अरबी मुसलमान, पहला अरबी मुसलमान कौन हमला किया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने जजिया कर को भारत में लगाया, ठीक। और जजिया कर को लाया, और जजिया कर को जो है औरंगजेब जो था भारत में लगाया था। कौन लगाया था? औरंगजेब नहीं, शाहजहां ने क्या किया था? सॉरी, जजिया कर को मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था? हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? पुनः जजिया कर को लगाया था। आपको ये भी बात याद रखना है, जजिया जो था दोस्तों गरीब से और हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था। किससे था? गरीब से, हिंदू से लिया जाने वाला टैक्स था। यह हिंदू से लिया जाने वाला टैक्स था, सीधा बात आप जान लीजिए। जजिया कर। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो वैसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अगर जजिया कर की अगर बात किया जाए तो मैं आपको जजिया से अगर परिचय कराऊं तो सबसे पहले जजिया जानिए कि यह कर किससे लिया जाता था। यह कर जो था हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। किससे? हिंदू से। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो हिंदू को जिम्मी कहता था। क्या कहता था? जिम्मी। अगर ऑप्शन में हिंदू ना दिखे तो आपको क्या लगाना है? जिम्मी लगाना है। क्या लगाना है? जिम्मी लगाना है। अच्छा, जजिया कर को सर्वप्रथम पूछेगा कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लाया था। कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम लाया था। और मुगल काल में जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था। कौन समाप्त कर दिया? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया तो उसके बाद जो शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ, आपको पता है, जिसको हम लोग जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब भी क्या किया? जजिया कर को पुनः लगवा दिया। जजिया कर को पुनः लगवा दिया और जजिया कर टैक्स लेने लगा। तो हाँ, जजिया का टैक्स किससे लिया जाता था? तो वो हिंदुओं से लिया जाता था। और कहा गया कि वैसा व्यक्ति जो ब्राह्मण होगा, यह टैक्स कौन नहीं पे करता था? ब्राह्मण नहीं पे करेगा। जो अपंग होगा ये सब व्यक्ति क्या करेगा? इस कर को पे नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। पूछेगा वो कौन सा सुल्तान था? तो आपको क्या बताना है? फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मण से जजिया कर लिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण अपंग को भी ये नहीं छोड़ा। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान भी कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट अगला है, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मोरक्को से आया था। यहाँ देखते हैं, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किस देश के निवासी था? आपको बताना है अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। इसका पुस्तक का नाम पूछेगा क्या है? तो रेहला। क्या है? इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो दिल्ली के
काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का पूछेगा कि गुरु कौन था, तो आपको बताना है शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या बताना है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है भैया? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और यही शेख निजामुद्दीन औलिया है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था, खिलजी मेरे घर में 10 दरवाज़ा, अगर तुम एक दरवाज़ा से आक्रमण करोगे तो मैं दूसरे दरवाज़ा से बाहर निकल जाऊँगा, अगर तुम एक दरवाज़ा से आओगे तो मैं दूसरे दरवाज़ा से बाहर चला जाऊँगा। और इसका एक और स्टेटमेंट याद रखिए दोस्तों, पूछा गया है हुजूर हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त पूछेगा, दिल्ली अभी दूर है। ये भी स्टेटमेंट किसका है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया किसका गुरु था? मोहम्मद बिन तुगलक। और एक व्यक्ति याद रख लीजिएगा, आमिर खुसरो, जिसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो मैंने आपको बताया कि यह जो था नसीब का मारा था, ये इसके पास में सब कुछ था। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था, हाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित था। और लेकिन वो कभी भी कोई काम सफल नीति के तहत नहीं किया, इसलिए उसको कहा जाता था विद्वान मूर्ख। क्या कहा जाता था? विद्वान मूर्ख। सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, याद कीजिए, ये सब नाम मैंने आपको बताया था। सपनशील बादशाह। चलिए, तो विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। अरबी और फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। नेक्स्ट है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर आधारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कौन सा अभियान चलाया था? आपको बताना, खुरासान अभियान। क्या बताना है? खुरासान अभियान। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का पूछेगा मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु दोस्तों हुआ था सिंध के थट्टा में। कहाँ हुआ था? सिंध के थट्टा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किसे दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया? अंतःकारी विरोधों का मिश्रण पूछेगा, किसको कहता है? इसका पूरा नाम है अंतःकारी विरोधों का मिश्रण पूछेगा, तो किसको कहते हैं? तो आपको बता, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण, अंतः विरोधों का मिश्रण बताया है। या ऐसे भी रहेगा लिखल तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियाँ सैद्धांतिक होती थी, न कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सन 1329 से 30 में मध्य तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई? अच्छा, तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा पूछेगा कि कौन चलाया था? तो वो चलाया था, कौन चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी में मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे का प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में लाया। परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा तुगलक ने मंगोल शासक कुबलई खान से ली थी। आपको ये बात याद रखना है, इन्होंने किससे ली थी यह प्रेरणा? कुबलई खान से लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है। तो दौलताबाद कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दौलताबाद कहाँ है? औरंगाबाद में। दिल्ली सल्तनत में पूछेगा वो कौन सा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया था, बदला था, स्थानांतरित किया था? तो आपको क्या बताना है? मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग कहानी को सुन लीजिए, क्योंकि कहानी सुनने से आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इन्होंने कहा जाता है इसके काल में जब क्या हुआ था कि
इसके काल में अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया था तो इन्होंने अपने सारे सैनिकों को बोला कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, फ़ौरन दिल्ली को छोड़ करके हम लोग कहाँ चलते हैं, देवगिरी। अच्छा, ऑप्शन में अगर अपने राजधानी पूछेगा कि दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी। कहाँ ले गया था, देवगिरी। अगर औरंगाबाद नहीं रहेगा तो क्या रहता है, देवगिरी रहता है या दौलताबाद रहता है ऑप्शन में। तो दौलताबाद का ही दूसरा नाम क्या है, देवगिरी। ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तो कहा कि हम लोग अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम लोग कहाँ चलेंगे, दौलताबाद या देवगिरी चलेंगे। तो सारे सैनिक को आज्ञा दिया, सबने कहा कि चलो ठीक है, जो राजा का आज्ञा। कहा कि अगले दिन संदेश पूरा दिल्ली में भेजा दिया कि कोई भी सब व्यक्ति दिल्ली को खाली कर दे, अब हम लोग दौलताबाद जा रहे हैं और वहीं पे रहेंगे। सब कोई दिल्ली को खाली कर दिया। और 3-4 दिन के बाद कहा जाता है कि जब सुल्तान आया वहाँ पर घूमने के लिए, तो एक अंधा और एक लंगड़ा दिल्ली में बच गया था। उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं दिल्ली को खाली किया, तो अंधा कहा कि हमको दिखाई नहीं देता है, लंगड़ा बोला कि हम चल नहीं सकते हैं। तो फिर वो अंधा और लंगड़ा दोनों को घिसिया करके ले गया वहाँ हाँ, दौलताबाद। तो ये था इसकी कहानी। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तित किया था, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद में वहाँ पर भी वो चैन से नहीं रह पाया। असफलता का बादशाह इसलिए तो उसको कहा जाता है। चलिए, और यहाँ हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाया था, दौलताबाद बनवाया था। हाँ, कार्य पूर्णतः असफल रहा। उन्होंने जो भी काम किया क्या था, असफल था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद नगर की स्थापना किया यादव नरेश भिल्लम 1887 से 91 ईस्वी में की थी। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया ऑप्शन में जब नहीं रहेगा दौलताबाद तो क्या बताना है, देवगिरी। दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। दौलताबाद नाम किसके द्वारा दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर देखिए सैयद व लोधी वंश। अब हम लोग लोधी वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्रम के अनुसार आपको सजाना है। हमको पता है कि दिल्ली वंश में जो क्रम है उनका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। क्या, गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे फटाफट आप सबको याद कर लीजिएगा। गुलाब से याद रखना है गुलाम। क्या याद रखना है, गुलाम। अच्छा, गुलाम वंश को ही हम लोग कहते हैं इलबारी वंश, या कहते हैं दास वंश, या इसी को कहते हैं मामूलक वंश। तो 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। खिलाओ से याद रखना है खिलजी वंश। इसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कहाँ है, ऑप्शन 5 में। तो 4, 5 गुलाब खिलाओ तुम से याद रखना है तुगलक वंश। तुगलक वंश कहाँ है, 1 पर। तो 4, 5, 1, 4, 5, 1 तुम सेंट से याद रखना है सैयद वंश। तो सैयद कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। 4, 5, 1, 3 सैयद वंश। लो से याद रखना है लोधी वंश। लोधी कितना पर है, 2 नंबर पर। तो लोधी कितना पर है, 2 नंबर पर। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका क्या आ गया, 4, 5, 1, 3, 2। तो यहाँ आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 4, 5, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, मिल रहा है 4, 5, 1, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, रोज़ क्लास का वीडियो वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए इनका कार्यकाल के बारे में। प्रश्नगत वंशों का क्रम यहाँ निम्नवत दिया गया है। इलबरी तुर्क, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, या दास वंश कहते हैं, या मामूलक वंश कहते हैं, ये 1206 से 1290 तक चला। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। 1290 से 1320 तक चला। और 1320 से 1414 लगभग 94 वर्ष तक चला। कौन वंश, तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश पूछेगा कौन सा था, यही तुगलक वंश था। कौन सा वंश था, तुगलक वंश था। उसके बाद में सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था, खिद्र खां। कौन किया था, खिद्र खां। लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच में हुआ था। और लोधी वंश का जो स्थापना किया था, कौन किया था, तो आपको बताना है बहलोल लोधी। कौन किया था, बहलोल लोधी। चलिए, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लोधी वंश जो स्थापना किया था वो किया था बहलोल लोधी। कौन किया था, बहलोल लोधी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को
अपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। लोदी वंश का अगर कार्यकाल पूछेगा कब से कब तक रहा था तो 1451 से 1526 तक। लोदी वंश ने पूछेगा किस शासक को हराकर अपने वंश की स्थापना किया था, तो आपको बताना है बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर इन्होंने लोदी वंश का स्थापना कर दिया। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा, लोदी वंश का अंतिम शासक पूछे या सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आपको क्या बताना है, इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये सिकंदर लोदी वही है जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था। कौन शहर, आगरा शहर को बसाया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन, राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया गया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा, पानीपत का युद्ध पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी हारा और बाबर जीत गया, बाबर जीत गया था। तो आपको ये बात याद रखना है। तो जिसमें क्या होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर उसके बाद में मुगल वंश का आगमन हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था उस भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो आपको यही लोदी वंश बताना है। और लोदी वंश का कौन शासक था, इब्राहिम लोदी था। आपको ये बात याद रखना है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। आपको पता है कि पानीपत के युद्ध में ये मारा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। कौन किया था, वो किया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि को पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने चुंगी तथा व्यापारिक कर को हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। अभी भी मैंने आपको बताया कि आगरा शहर को भैया कौन बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। कौन बसाया था, सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। सिकंदर लोदी का अगर शासनकाल की बात किया जाए 1489 से 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया। पूछेगा कि किस डेट में आगरा शहर का स्थापना किया था, आपको क्या बताना है, 1504 में इन्होंने किया था। और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था। और अपनी राजधानी पूछेगा दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित किया था, तो 1506 में किया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लोदी शासक ने या किसने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया था, तो सिकंदर लोदी ने करवा दिया था। तथा मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया गया था इसी के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया। अच्छा, चालीसा, तुर्कों का समूह चालीसा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं तुर्कानी ए चहलगानी। क्या कहते हैं, तुर्कानी ए चहलगानी। और इसका स्थापना पूछेगा, तुर्कानी ए चहलगानी का स्थापना शुरुआत में कौन किया था, तो इसका स्थापना किया था, पीछे मैं बता करके आया हूँ, किया था इल्तुतमिश ने। कौन किया था, इल्तुतमिश ने। जो 40 तुर्की अमीर का समूह होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, तुर्कानी ए चहलगानी। उसी को यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, क्या लिख दिया, गुलाम तुर्कों का समूह, जिसे 40, इसमें 40 लोग शामिल हुआ करता था। इन 40 लोग को मारकर गद्दी पर कौन बैठा था, बलबन बैठा था। तो समाप्त कौन किया, बलबन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी भारी है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक जब आपको पता रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समीप चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। और कहा जाता है बलबन ने लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस सिद्धांत
की विस्तार से व्याख्या की। अच्छा, राजस सिद्धांत कौन दिया था? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजस सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे राजवंशज, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजस को देवीय संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कौन बोला था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन ने बोला था। नियामत एक खुदाई होता है, अतः इसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राजस का अधिकार बनाना चाहा। नेक्स्ट प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अच्छा, चचनामा, जिससे हमको मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी मुसलमान है, जो भारत पर जो हमला किया था, उनके बारे में सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चचनामा जाकर के पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन 28 कहता है कि चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करता था? तो सिंधु को उस समय कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अरोड़ कहा जाता था। इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? अरोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चचनामा नाम सिंध के राजा चच से लिया गया है। यह सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से प्राप्त है। इस ग्रंथ में उल्लिखित है कि अरोड़ 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी के रूप में विद्यमान था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी, वो सन की इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे फेमस आक्रमण कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कौन था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो आपको बताना है विद्याधर। क्या बताना है? विद्याधर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए यहाँ जान लेते हैं हम। वर्ष 1019 तथा 1022 में मोहम्मद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण का चंदेल शासक विद्याधर द्वारा सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। इन्होंने 1027 में मालवा के शासक राजा भोज और त्रिपुरा के शासक गंगदेव को परास्त किया था। विद्याधर मुख्य रूप से कलिंजर, जोजाक भक्ति, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा को कौन बनाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़ करके क्या बना दिया गया? अभी मस्जिद बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पूछेगा कि यह कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अच्छा, राजस्थान के अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय पूछेगा किसको कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1194 में निर्मित एक मस्जिद है। इसके निर्माण के पूर्व एक संस्कृत विद्यालय था। मैंने अभी भी जस्ट कहानी में बताया कि 2.5 दिन के झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था, जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? मस्जिद में। जिसके दीवारों पर हरिकेली नाटक उद्धित था, जिसे मोहम्मद गोरी के आदेश पर ऐबक ने नष्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया और मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार को कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आपको ये बात तो पता ही होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो दोस्तों पूरा किया गया था, क्वेश्चन क्या कर रहा? पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार निर्माण का कार्य गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1193 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में प्रारंभ किया गया था। बाद में इल्तुतमिश द्वारा इसकी 3 मंजिल तथा कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण कराया गया। हाँ, इसका जो है कि पूछेगा कुतुब मीनार पर 3री मंजिल कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने। 5वीं और 6ठी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ ऑप्शन में ए दिया है, तो इल्तुतमिश दिया है, गलत दिया है, तो आप लोग चौंकिएगा मत। चलिए नेक्स्ट है अगला। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता
था वो कौन था? तो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। अच्छा, दारुल इस्लाम, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। दार उल हर्ब, पहले समझिए, दार उल हर्ब। दार उल हर्ब का मतलब होता है, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम मतलब हिंदू को कन्वर्ट करना है मुस्लिम में, तो दार उल इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म का बात कर रहा है यहाँ पर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? इल्तुतमिश के काल में। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। दारुल इस्लाम का अर्थ ऐसा क्षेत्र से है जहाँ इस्लाम का शासन चलता है। सर्वप्रथम भारत में दिल्ली शासक इल्तुतमिश ने अपने राज्य को दारुल इस्लाम के भाग के रूप में माना था। ध्यातव की इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पूछेगा वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो इल्तुतमिश को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? नवरोज का त्योहार कौन आरंभ करवाया था? वो करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार का आरंभ सल्तनत कालीन शासक बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त बलबन ने सिजदा व पाबोस की प्रथा, सिजदा मतलब सलाम वालेकुम, जो सर झुका के किया जाता है, तो ये प्रथा हुआ करता था पहले के ज़माने में, राजा महाराजा को इज्जत देने के लिए किया जाता था। तो सिजदा व पाबोस की प्रथा की प्रारंभ की गई। बलबन इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल का सदस्य था और अपने शौर्य व विवेक से शासक बना था। नेक्स्ट है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनार में किसको खरीद के लाया था? तो हजार दिनार में खरीद कर लाया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर को जो है जलालुद्दीन खिलजी खरीद करके लाया था। कितना में? हजार दिनार में। इसलिए मलिक गफूर को क्या कहते हैं? हजार दिनारी। और मलिक काफूर क्या था? एक हिंदू जाति का हिजड़ा था। आपको ये बात याद रखना है। जो किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था। चलिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम व सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नुसरत खान से इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण से इसे हजार दिनारी कहा जाता है। इसे सुल्तान के दुष्ट प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी की दक्षिण विजय में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, दक्षिण भारत को जीतने वाला सुल्तान पूछेगा कौन था, तो आपको यही बताना है कि औरंगजेब भी नहीं दक्षिण भारत को जीत पाया था, लेकिन ये जीत लिया था, आपको याद रखना है। चलिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? खलीफा की शक्ति का विरोध कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछेगा, क्या था? तो अली या गुरसाप। अली या गुरसाप पूछेगा, किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को कई नाम से पीछे मैंने आपको बताया, युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी, सल्तनत युग का अकबर, तो ये सब नाम से हम किसको जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को नाम से जानते हैं। दूसरा सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दोआब कर में वृद्धि कर दिया था। तो ये सब हम पीछे आपको बता करके आए हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली पीछे कहानी में आपको बता करके आया हूँ। सुई से भी छोटा, सुई से भी बड़ा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होता था? बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक काबुल को शाहाना का बाजार अधीक्षक नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर वापसी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। मतलब सुई से भी छोटा कोई भी वस्तु होगा बाजार में, या सुई से भी बड़ा कोई वस्तु होगा, तो सबका मूल्य क्या होगा? समान होगा। रसगुल्ला लीजिए तो 1 टका में, कुछो लीजिए तो आपको 1 टका में, सबका मूल्य क्या होगा? समान होगा। अर्थात अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा। ऐसा ही कुछ था। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नेतृत्व किया? वो कौन सुल्तान था जो साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का नेतृत्व किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पर दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, ये सब का शुरुआत किया। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। इसने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और वह देवीय अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया मानने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी थी। सैनिकों की नियुक्ति की प्रभारी आरिज ए मुमालिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजी मालिक
किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसी गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो आगे राजा बना था। और मोहम्मद बिन तुगलक का राजनीतिक गुरु पूछेगा कौन था? इसका गुरुजी कौन था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। पूछेगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया था। और मंगोल को किसने बार बार पराजित किया था? तो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने। इस कारण से वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की नींव डाली और तुगलकाबाद शहर को ही अपनी राजधानी बसाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? अच्छा, नहरों का निर्माण बोले या बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान, या बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान पूछेगा कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। आपको आंख मूंद के लगा देना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, इसी के समय में दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने महाभारत का अनुवाद करवाया फारसी में। महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया। पूछेगा किस नाम से? तो आपको बता, रजनामा के नाम से। किस नाम से? रजनामा के नाम से। भैया बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब प्रश्न, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए अब यहाँ पर फिलहाल आप डिस्कशन देखिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अब हम लोग देखते हैं डिस्कशन। तो तुगलक वंश के शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था, परंतु सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंचाई विभाग का जनक अंग्रेज किसे कहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक को कहते थे। इसने 4 नए